नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और चलिए इसी बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ बोल रहे हैं वो आपको सुना देते हैं। ये कोशिश करेंगे आगे से कि जो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का संतुलन बना रहे और जो तेज़ गति से हो रहा है उसको थोड़ा कम किया जाए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे जितने भी शहर हैं, आज जोशीमठ की बात आई है, जोशीमठ के साथ साथ उत्तराखंड के जितने शहर हैं उनकी धारण क्षमता का भी हम आकलन करवाएंगे कि उनकी धारण क्षमता कितनी है। अगर उस क्षमता से ज़्यादा अगर कहीं पर निर्माण हो गया है तो उसको हम तत्काल रोकेंगे, उसको धीमा करेंगे। सर, ग्राउंड वाटर थोड़ा कम हुआ है और जो दरारें हैं वो पिछले 2-4 दिनों में बढ़ी भी नहीं है। ये अच्छे साइन मानते हैं आप? क्योंकि विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर ऐसी स्थिति रही तो स्थिर हो जाएंगी चीज़ें यहीं पर। जी निश्चित रूप से देखिए, सभी विशेषज्ञों से भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पर आए हैं या जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं उन सभी का कहना है। और लगभग जो वाटर फ्लो है वो पहले से आधे से भी कम हो गया है, तो ये शुभ संकेत है। और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हमारा ये शहर जोशीमठ शहर पुनः अपनी पहले जैसी स्थिति में आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हम लोग सारे प्रयास करें। गुस्सा है उसको शांत कैसे करेंगे? नहीं, लोगों में गुस्सा होगा लेकिन हम लोग भी उनके साथ हैं, हर प्रकार से उनके साथ खड़े हैं। और इसमें कहीं कोई किसी को किसी प्रकार का संदेह या शंका नहीं होना चाहिए कि सरकार उनके साथ नहीं खड़ी है। पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संपूर्ण रूप से हमको पूरा आश्वासन है। हम उसका सबका आकलन कर रहे हैं। उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम सबके पुनर्वास के लिए, सबके आगे के सेटलमेंट के लिए काम करेंगे। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी फोन आया था, अपडेट लिए उन्होंने? हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चिंतित हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी चिंतित हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं और उनका कार्यालय लगातार इस बात की चिंता कर रहा है और लगातार अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए थे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जोशीमठ पहुंचे हैं और यहां पर जानकारी ये मिल रही है कि प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे और आगे क्या अब कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। उनका कहना है कि सरकार इस स्थिति में जोशीमठ के लोगों के साथ है और हर संभव जो कोशिश है, हर संभव जो मदद है वो जोशीमठ के लोगों तक पहुंचाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा में बदलाव पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी में पुनर्गठन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करेंगे, भूपेंद्र चौधरी का यह कहना है। और हर एक स्तर पर पार्टी में बदलाव होगा। प्रदेश, क्षेत्र, मंडल, जिले की हर टीम में बदलाव होगा और प्रदेश पदाधिकारियों को भी बदला जाएगा, क्षेत्रीय अध्यक्ष को भी बदला जाएगा, जिला अध्यक्षों को भी बदला जाएगा। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव होने वाले हैं, इसकी जानकारी भूपेंद्र चौधरी ने दी है। प्रदेश, क्षेत्र, मंडल, जिले की हर टीम को बदला जाएगा। इसी के साथ साथ प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी बदला जाएगा और अध्यक्ष जितने भी हैं, जिला अध्यक्ष, उन्हें भी बदलने की जो कवायद है उसे जल्द शुरू किया जाएगा। तो भाजपा में बदलाव पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का यह बड़ा बयान, पार्टी में पुनर्गठन की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है, वहाँ पर सभी पदाधिकारी 16-17 को रहेंगे, आप भी मौजूद रहेंगे, उसके बाद ये संगठन में बड़े बदलाव होंगे या पहले हो जाएंगे? कहा जा रहा है 50% तक संगठन में फेरबदल करेंगे आप? पार्टी में पुनर्गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, क्योंकि लोकसभा चुनाव है 2024 में, तो हम कुछ हमारे पद खाली हैं, कुछ हमारे लोग सरकार में चले गए, कुछ विधायक सांसद भी हमारे संगठन के लोग बने हैं, कई लोग हमारे जिलाध्यक्ष एमएलसी बने हैं। तो एक बार सभी हमने पूरा तैयारी कर ली है, होमवर्क कर लिया है और केंद्रीय नेतृत्व पार्टी जैसा अनुमोदन करेगी, निर्देश करेगी, उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन पुनर्गठन करना करेंगे वो जल्दी? हाँ, निश्चित रूप से जल्दी करेंगे, क्योंकि जल्दी में लगभग 1-1.5 महीना लगेगा, पूरी प्रक्रिया है एक। यानी आपके प्रदेश पदाधिकारी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, मंत्री, इनको बदलेंगे, मोर्चे हैं, उसके अध्यक्ष हैं, मीडिया टीम है, सब में पूरा चेंज? सभी में आंशिक, मैंने सब पूरा चेंज नहीं होगा, आंशिक परिवर्तन होगा। हम जिले भी आंशिक करेंगे, मंडल में भी परिवर्तन करेंगे, क्षेत्रों में भी करेंगे और आपके प्रदेश की जो हमारी टीम है उसमें भी करेंगे। जो मंत्री हैं सरकार में हैं, वो प्रदेश में भी हैं, उनको भी अब एक व्यक्ति एक पद, वो फार्मूला पार्टी का सिद्धांत है हमारा। और जहाँ तक उनके दायित्व वाला विषय है, वो पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय नहीं है सर, लेकिन उनके स्थान अभी खाली हैं, उन स्थानों को भरना भी है हम लोगों को। आखिरी सवाल, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सरकार करा रही फरवरी में, लेकिन उससे पहले अब कहा जा रहा है मंडलों में भी सरकार इन्वेस्टर समिट कराएगी ताकि वहाँ पर भी निवेश आ सके और जिले जिले में भी अब ये इन्वेस्टर समिट हो रही है।
प्रदेश की सरकार बनने के बाद योगी जी के नेतृत्व में, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश सहित देश का एक अच्छा माहौल हुआ है। चाहे कानून व्यवस्था से जुड़े विषय हों या आम आदमी से जुड़े विषय हों, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, इन पर सब पर बेहतर काम हुआ और दुनिया इन सब चीज़ों विषयों से प्रभावित है, पूरा देश प्रभावित है। और उत्तर प्रदेश एक बेहतर निवेश का माहौल बनाने में योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सफल रही है और उसी का परिणाम है, चाहे देशी हो विदेशी हो, बड़ी संख्या में निवेशक उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और मुझे विश्वास है कि निवेश के माध्यम से हम प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकार सफल होगी। कैमरा से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम समाज को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है और ना ही उनके मजहब को कोई भय है। इसके अलावा मोहन भागवत ने यह भी कहा कि मुसलमानों को अपनी श्रेष्ठता से जुड़े बड़बोले बयानबाजी को छोड़ देना चाहिए। भागवत ने संघ के मुखपत्र 5 जने को दिए इंटरव्यू में कहा है कि भारत में जो मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं है, वो हैं, रहना चाहते हैं रहें, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं आए, उनके मन में जो भी है वो कहें। हिंदुओं में ये आग्रह है ही नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, ये छोड़ना पड़ेगा। हिंदू समाज लगभग 1000 वर्ष से एक युद्ध में है। विदेशी लोग, विदेशी प्रभाव और विदेशी षड्यंत्र, इनसे एक लड़ाई चल रही है। संघ ने काम किया और भी लोगों ने काम किया है और उसके चलते हिंदू समाज जागृत हुआ है। स्वाभाविक है कि लड़ना है तो दृढ़ होना ही पड़ेगा। वहीं संघ प्रमुख के इस बयान का कुछ मुस्लिम नेताओं ने विरोध किया है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि संघ और भाजपा देश में नफरत का माहौल पैदा करना चाहती है, जबकि एआईएमआईएम के नेता आसिम वकार ने भागवत के बयान को धमकाने वाला बयान बताया है। मुसलमान अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता मुसलमान, और बेखौफ। बहरहाल वो इन मोहन भागवत हो या कोई भी हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, हम तो अल्लाह से डरते हैं। और जो हमारी ज़िंदगी यहाँ पर है, बहरहाल हमने देश की वफादारी के साथ ज़िंदगी गुजारी है। हमने जेलें काटी हैं, सीने पे गोलियां खाई हैं, फांसियाँ खाई हैं, लेकिन देश को बचाने के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए बहरहाल सब कुछ किया है। मोहन भागवत साहब एक हिंदुस्तान में चलने वाले एक एनजीओ के सरसंघचालक हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने मुसलमानों को समझाया है या मुसलमानों को धमकाया है। मोहन भागवत साहब, मैं आपके दिमाग में एक बात डाल दूं कि मुसलमान कभी भी डर की ज़िंदगी नहीं जीता है। जहां अल्लाह होता है, जहां ईमान होता है, वहां डर नहीं होता है, किसी कीमत पे डर नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह होता है। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर अब साधु संतों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रयागराज के माघ मेले में पहुंचे साधु संतों ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान से सामाजिक समरसता बढ़ेगी और धर्म और जाति की दीवारें टूटेंगी। महाराज जी, ये बताइए कि मोहन भागवत जी ने जो ये बात कही है कि 1000 साल से हिंदू समाज जो है लगातार यातनाएं झेल रहा है, युद्ध झेल रहा है, ऐसे में उसकी जो आक्रामकता है वो स्वाभाविक है, वो गलत नहीं है, इससे सहमत हैं आप? देखिए, आक्रामकता जो है वो अनैतिक नहीं होनी चाहिए, किसी वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए और ऐसा है भी नहीं। ये भ्रम फैलाया गया कि हिंदू समाज आक्रामक है और एक वर्ग को सताता है, ये गलत है। हिंदू समाज तो संघर्ष करते आया है, मुगल काल से लेकर के अंग्रेजों तक संघर्ष किया है और संघर्ष ही हिंदू का एक उद्देश्य बन गया है अपने को स्वतंत्र रखने के लिए। अब उसमें कुछ घटनाएं ऐसी घटती है सामाजिक जिससे थोड़ा वैमनस्य पैदा होता है, लेकिन हिंदू समाज किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष के लिए आक्रामक नहीं है। आज के समय में अगर देखा जाए तो हिंदू समाज के ऊपर जितने जितने कुठाराघात पहले से होते रहे, उसी को दृष्टिगत रखते हुए मोहन भागवत जी ने अपना वक्तव्य दिया है। जबकि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके लिए विश्वास, एक ऐसी परंपरा में जो सरकार को लेकर के चल रहा है, वो सब कुछ अपने आप में बताने देने के लिए काफ़ी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्,
सरकार इस पंथ में है कि किसी भी मत, धर्म, संप्रदाय, किसी को भी किसी भी प्रकार का कुठाराघात उसके ऊपर होना नहीं चाहिए, परंतु प्रत्येक का संरक्षण करना भी सरकार का दायित्व है और सरकार इसका पालन कर रही है। मोहन भागवत जी ने एक और प्रमुख बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं उनको ये भाव छोड़ना होगा कि हम बड़े हैं, ये भाव छोड़ना होगा, यानी एक बराबरी का भाव अपने मन में आना चाहिए। ये बात सही है, सामाजिक समरसता का संदेश देने वाली बात है। भारत में मेरा मानना है कि भारत में जो भारतीय मुसलमान हैं वो आज भी सभ्य और मर्यादित हैं। कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व घुस गए हैं, जैसे नारा देने वाले की सरतन से जुदा फलाना ढिमाका, ऐसे जो तत्व हैं उसके लिए हिंदू को भी और मुसलमान को भी एक होकर ऐसे अराजक तत्व से लड़ने की जरूरत है और इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह दावा किया है कि राज्य निवेश का हब बनने जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि यूपी में कानून व्यवस्था अच्छी है और ऐसे में निवेशक निवेश करने के लिए तैयार है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी बड़ा हमला बोला। यूपी सरकार की कोशिश है कि कैसे यूपी को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाई जाए और इसीलिए फरवरी महीने में 10 से लेकर 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी में होने जा रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो खुद विदेश दौरे पर गए थे और काफ़ी जो निवेश के प्रस्ताव हैं वो मिले हैं। सर, ये जो आप लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं, कहा जा रहा है कि अब 17 लाख करोड़ तक के प्रस्ताव आ सकते हैं, यानी यूपी एक निवेश का हब बनने वाला है। निश्चित तौर से देखिए, उत्तर प्रदेश पहले तो मैं पूरी दुनिया में अगर कहूँ कि भारत का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है और उस डंके के कारण से आज भारत में जो दुनिया का किसी भी देश का निवेशक है वो भारत आना चाहता है और भारत आने के बाद वह उत्तर प्रदेश को अपना सबसे उपयुक्त स्थान, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो शानदार ढंग से हमारी निवेश को लेकर के नीतियां बनी हैं, जो कानून व्यवस्था अच्छी है, जो निवेशक पहले आए हैं उनके साथ हमारा जो व्यवहार है वह सब कई चीज़ें उसके साथ काउंट करता है, जिसके कारण से दुनिया भर का निवेशक आज भारत में और भारत में आने के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश करने का इच्छुक है। 10 लाख करोड़ का लक्ष्य था कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से निवेश लेकर के आएंगे। आज वह आंकड़ा पीछे छूट रहा है, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये उत्साह के अतिरिक्त इसको और कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि आंकड़े बहुत आगे बढ़ जाएं और उत्तर प्रदेश में निवेश का अंबार लग जाए, रोजगार का अंबार लग जाए। उत्तर प्रदेश विकास के मामले में, क्योंकि जहाँ कोई भी निवेशक आता है, उत्पादन करता है और उसे उपभोक्ता भी मिलते हैं, तो उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ उत्पादन करो तो उपभोक्ता भी है। जहाँ कोई उत्पादन करना है, यहाँ उपभोक्ता नहीं है, तो उनको जो मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर, वो मैन पावर भी यहाँ उनको कम कीमत पर उपलब्ध रहती है और हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की करने का लक्ष्य है और उस लक्ष्य में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की हो, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज लखनऊ में भी है, देश के अलग अलग राज्यों में है, दुनिया के अलग अलग देशों में जाना हो गया है। वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ आज निवेशकों से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले हो रही है। औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने दावा किया कि सरकार 17 लाख करोड़ के निवेश जुटाने की तैयारी में है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कोशिश में जुटे हैं कि कैसे यूपी को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाया जाए, कैसे निवेश क्रांति यूपी में लाई जाए और इसीलिए फरवरी महीने में 10 तारीख से लेकर 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। उससे पहले सरकार के मंत्री अलग अलग देशों में गए और वहां से निवेश के प्रस्ताव आए हैं और अब अलग अलग राज्यों में सरकार के मंत्री जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। लखनऊ में आज रोड शो का आयोजन किया गया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी हैं, उनसे जानेंगे कि ये जो रोड शो हो रहा है इसके जरिए किस तरीके से निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। जसवंत जी, जिस तरीके से आप लोगों ने ये पहल की है कि निवेश यूपी में लाया जाए, एक अच्छी पहल नज़र आ रही क्योंकि बहुत प्रस्ताव आ रहे हैं। आज लखनऊ में रोड शो का क्या मकसद इसका है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में
उत्तर प्रदेश का विकास हो, इसके लिए उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। उसी के लिए मंत्री समूह विदेशों में गए, जहाँ से 7 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर के आए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर के निवेशकों को आमंत्रण दे रहे हैं। 10, 11, 12 फरवरी को लखनऊ में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 17 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्ट का प्रस्ताव का लक्ष्य रखा गया है, जिसको प्राप्त करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की कोशिश यही है कि कैसे यूपी को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाई जाए और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा उसमें 17 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव आने की उम्मीद है। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो जोशीमठ मामले को लेकर सीएम धामी के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मुआवजे के लिए एडवांस में 1 लाख रुपए, प्रभावितों को 50,000 शिफ्टिंग के लिए दिए जाएंगे और मूल्यांकन के बाद पूरा मुआवजा दिया जाएगा। अंतिम मुआवजे पर बाद में फैसला होगा और बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जोशीमठ के लोगों का, जिनका ये कहना था कि सरकार की तरफ से जो इंतजाम है वो नाकाफी है और मुआवजे की मांग भी उनकी तरफ से की जा रही थी। अब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि 1.5 लाख रुपए जो प्रभावित है उन्हें दिया जाएगा, जिसमें 50,000 रुपए जो है वो शिफ्टिंग के लिए सबसे पहले दिया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे करके जो राशि है वो प्रभावितों को दी जाएगी। जोशीमठ में एक तरफ जहां पर जो लोग हैं उनको स्थानांतरित किया जा रहा है, जो खतरे की जद में है, और सरकार राहत और बचाव का काम चला रही है। और राहत का काम कैसे चल रहा है इसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री के सचिव मीनाक्षी सुंदरम जी कर रहे हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी भी हैं। मीनाक्षी जी, आपका स्वागत है एपी गंगा में। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी हम कई लोगों से भी मिलकर आए, जो राहत और बचाव का जो काम है, राहत का काम है, किस तरह से चल रहा है? क्योंकि लोगों को कह रहे हैं इस ठंड में काफ़ी मुश्किल भी आ रही है शिफ्ट करने में और तमाम चीज़ों में। जी, डेफिनेटली अगर टेम्परेरी शिफ्टिंग कराया जाता है तो उसमें घर जैसे सुविधाएं तो नहीं हो सकती है जी। उसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है, उसको हम समझते हैं जी। और इसीलिए आज एक निर्णय हुआ था कि हम लोग एक अंतरिम सहायता के रूप में 1.5 लाख रुपए उनको देने का जीवो हो गया है जी। ये जल्दी डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। उससे लोग अपने मन से अगर अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं या कोई किराए के मकान में रहना चाहते हैं तो उनके पास पर्याप्त धनराशि अवेलेबल है जी। यानी 1.5 लाख रुपए सरकार हर परिवार को देगी। 1.5 लाख रुपए जो प्रभावित 723 परिवार हैं, प्रत्येक परिवार को दे दी जाएगी। इसका ब्रेकअप भी मैं बता देता हूँ। इसमें 50,000 रुपये अनटाइड है, उसको किसी भी चीज़ के लिए अपने सामान को शिफ्टिंग करने के लिए खर्चा है या रेशन पानी का खर्चा है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जो 1 लाख रुपए है वो एक तरफ से एडवांस है, जब बिल्डिंग का मुआवजा दिया जाएगा तो उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी जी। मीनाक्षी सुंदरम जी, जो बिल्डिंग का जो मुआवजे की जो बात है, तो ये जो मुआवजा है अभी किस तरह से इसका निर्धारण होगा? इसकी अभी नीति बन रही है क्या? क्योंकि लोगों के मन में कई शंकाएं हैं। आज हमने स्टेक होल्डर्स के साथ जो डिस्कशन हुआ था उसमें क्लैरिफाई कर दिया था कि जो मुआवजा का पैटर्न होगा वो उत्तरकाशी के वरुणावत लैंडस्लाइड पैकेज जो दिए गए थे उसके अनुसार होगा जी। और वहाँ पर मार्केट रेट में कॉम्पनसेशन दिए गए थे, तो यहाँ पर भी वही यार्डस्टिक अपनाई जाएगी। और जो कई होटल मालिक हैं, जो 2 होटल का विवाद भी चल रहा है, तो उनसे बातचीत हुई आपकी? तो क्या कुछ कहना उनका? दोनों होटल वालों से हमने अनुरोध किया था कि सरकार को इसमें सहयोग करें। सरकार के ऐसे कोई इंटेंशन नहीं है उनके प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का, लेकिन वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी जो है इतना डैमेज हो चुका है, वो अपने आप में तो गिरेगा ही। अगर हम डिसमेंटलिंग नहीं करते हैं, सेफ डिसमेंटलिंग नहीं करते हैं, तो अपने आप में गिरेगा। उसके बाद उसके अगल बगल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें काफ़ी डैमेज पहुँचाएगा जी। और ये दोनों मैसिव स्ट्रक्चर हैं, तो उनसे अनुरोध किया गया था कि इसमें कोऑपरेट करें और उनको पीपल कोठी में भूमि की इच्छा थी, पीपल कोठी में हमें मिल जाए होटल बनाने के लिए, वो हम तैयार हैं उसके लिए जी। तो ये भी क्लैरिफाई किया था। तो बार बार लिखित मांग रहे थे, हमने कहा कि आज की जो डिस्कशन है उसकी कार्यवृत्ति जारी होगी, कार्यवृत्ति की कापी आपको दे दी जाएगी जी। तो उस पर सहमत है? उस पर सहमत है जी। तो अभी जो ये स्थिति है, करीब 700 परिवार आप बता रहे हैं, 700 परिवारों की बात है, और सर्वे भी यहाँ पर सर्वे रिपोर्ट नहीं आई है। तो जो असल वजह इस पूरी जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या अभी इस पर कोई सफाई हुई है कि क्या वजह रही ये दरारें आना और ये तमाम चीज़ें? ये एक्सपर्ट लोगों का काम है। एक्सपर्ट एजेंसीज, विभिन्न एक्सपर्ट एजेंसीज लगे हुए हैं। मैं उनकी रिपोर्ट का इंतजार करूंगा। मैं अपनी तरफ से कोई स्पेकुलेशन नहीं। जी बिल्कुल। क्या लगता है कब तक सर्वे की रिपोर्ट आने की उम्मीद कब तक है? विभिन्न एजेंसीज ने अपना स्टडी कर लिया है और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की टीम भी आ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की टीम भी आ रहे हैं, और
हमें उम्मीद है कि अगले हफ्ते 10 दिन में कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएंगे। जी, और स्थानीय प्रशासन को आप लगातार निर्देश आपने दिया है कि ये जो कैंप कर रहे हैं लोग, जिनको जिन राहत शिविरों में रखा गया, जैसे आज मेरा जाना हुआ एक राहत शिविर में भी, हालांकि अधिकारी वहाँ मौजूद थे प्रशासन के, तो किस तरह के निर्देश हैं कि उनको किस तरह की सुविधाएं वहाँ पर देने की कोशिश हो रही है? इस सर्दी में ठंड में जो भी कंफर्ट लेवल चाहिए वो कराया जाए। हमारे पास विभिन्न एजेंसीज़ का वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी आ रहे हैं। अभी हरिद्वार से काफ़ी ब्लैंकेट्स आ रहे हैं, आज पहुँच रहे हैं, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जितना कंफर्ट हम लोग उनको मैक्सिमम इस वेदर में दे सकते हैं उतना देने की कोशिश होगी। जी बिल्कुल, मीनाक्षी, आप एबीपी गंगा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मीनाक्षी सुंदरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से राहत और बचाव का काम चल रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि शुरुआती दौर पर 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा हर पीड़ित परिवार को, जिसमें से 50,000 रुपए वो अपनी शिफ्टिंग के लिए खर्च कर सकते हैं, और 1 लाख रुपया जो मुआवजा मिलने वाला है उसकी अग्रिम किस्त की तरह होगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।